नए साल का सबसे बड़ा हेडलाइन, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इंडाइट कर दिया है। अरेस्ट वारंट जारी की 7 और लोग इंक्लूडिंग सागर बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जा सके, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सके, क्योंकि उनका नाम एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम में सामने आया है जो उनके सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है इंडिया में। एलिगेशन यह है कि गौतम अडानी और 7 और लोग इंक्लूडिंग सागर अडानी जो उनके नेफ्यू हैं, उन्होंने $265 मिलियन ब्राइब्स में पे करने के लिए अग्री किया था। यह अमाउंट तकरीबन 2236 करोड़ बनता है इन इंडियन रुपीस, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए साइड में रखा गया बिटवीन 2020 एंड 2024, पिछले 4 सालों में। शॉकिंग बात यह है कि कोर्ट ने पाया, इतना एविडेंस है कि गौतम अडानी खुद इन ब्राइबरी डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे, इन लोगों से वो मिले थे, प्रोसिक्यूटर्स का यह कहना है। और यह सब क्यों किया गया? जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट, लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट पाया जा सके, जिससे अगले 20 सालों में कंपनी को $2 बिलियन का मुनाफा होगा, या अबाउट 16 to 17,000 करोड़ का मुनाफा होगा 2200 करोड़ का ब्राइब देने के बाद। यह पूरा फ्रॉड क्या है, मैं अभी आपको उसको डिटेल में बताता हूं। जज ने यह सारी चीजें देखकर, दलीलें सुनकर अरेस्ट वारंट इशू किया गया है अगेंस्ट गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, एंड ऑल्सो सागर अडानी जो उनके नेफ्यू हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई अमेरिका में बैठे बैठे कि यहां हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन के अगेंस्ट आप एक वारंट इशू कर रहे हो, और वैसे में भी ब्राइबरी तो यहां काफी कॉमन है, तो ऐसा डिफरेंट क्या हो गया? और इसमें आता है यूएस लॉ, जो काफी अलग है, ब्राइबरी को एक अलग नजरिए से देखता है, तो उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है। सवाल अब यह उठता है कि हिंडनबर्ग रेवलेशंस के बाद ऑस्ट्रेलिया में जो ऑपोजिशन और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंडिया में जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद क्या अडानी एक बार फिर से सक्सेसफुली इस बड़े थ्रेट से भी डील कर पाएंगे? यह उनके करियर का शायद सबसे बड़ा धक्का है, और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद पैसा उठाना मार्केट से थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो यह बिगेस्ट चैलेंज है, लेकिन अडानी इसको भी पार कर सकते हैं, इससे भी डील कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि यूएस में अभी इलेक्शंस हुए हैं, और यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के तार अब अडानी के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका एस्केप रूट शायद डोनाल्ड ट्रंप से आएगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। लेकिन एक बात तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश की रेपुटेशन की इस तरीके से तार तार हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन हम पहले कर सकते थे, हमारे पास रेड फ्लैग्स पहले से थे, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमने ये सारी चीजें चेक नहीं की, इस तरीके का करप्शन अलाउ किया। अब जाकर इंटरनेशनल लेवल पर यह करप्शन एक्सपोज हो रहा है। एक्सपोज कैसे हुआ है, एलिगेशन क्या है, गौतम अडानी फिर कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। अडानी बचेंगे कैसे, उससे पहले समझ लेते हैं एलिगेशंस क्या हैं और यह इंडाइटमेंट किस चीज पर हुआ है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अडानी ग्रुप और ओजियो पावर, मैं सिंपल भाषा में समझ जाता हूं मैं आपको कि एजेंडा और इशू क्या है। ये दो कंपनीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर पावर वो सप्लाई करेंगे फिक्स्ड रेट पर टू, जो भारत सरकार ओन्ड है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। अब ये SECI ये पावर उनसे लेकर, ये प्राइवेट प्लेयर से लेकर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को बेचने वाली थी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसे आप अपना, जो आपको बिल करती हैं और जो आपको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचाती हैं, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ, ये जो SECI है, गवर्नमेंट ओन्ड SECI है, इसको कोई बायर नहीं मिला, कोई स्टेट बोर्ड उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने को तैयार नहीं था, इनका रेट थोड़ा ऊपर था। अब अगर इनसे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगा तो अडानी और ओजियोर से भी कोई पावर नहीं खरीदेगा, और उन्होंने जो इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है वो तो फिर जंग खा जाएगा। तो अडानी में बैठे कुछ लोग और अडानी में पापा लोग बैठकर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करें, उनको पैसा खिलाएं और बोले कि नहीं नहीं, तुम पावर SECI से ही खरीदो, हायर रेट पे हो या जो भी रेट पे हो तुम खरीदो। अब इसका इंप्लीकेशन आपकी जेब पर भी आता है, क्योंकि अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हायर रेट पर पावर खरीदती है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऊपर जाता है। अब यूएस अटॉर्नी ऑफिस ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कहते हैं कि गौतम अडानी पर्सनली इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले थे, ब्राइबरी स्कीम को डिस्कस किया था, और यह है मामले का क्रक्स।
अब जब ये चीजें कोर्ट के सामने लाई गई, एविडेंस लाया गया, तो कोर्ट ने फिर 5 काउंट्स पर चार्जेस फ्रेम की है। यह समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अडानी से बचने की कोशिश कैसे करते हैं। डिफेंस स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमें दिखने को मिल गई है सोशल मीडिया पर, वो क्या होने वाली है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले चार्जेस। काउंट नंबर 1, कंस्पिरेसी टू वायलेट फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में बैठे बैठे लोग हमारे देश के उद्योगपति को कैसे ये अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है कि अमेरिका में कोई भी कंपनी हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसका पैसा ब्राइबरी में नहीं जा सकता है। एकदम सिंपल सा रूल है कि अगर आप अमेरिका में आपका प्रेजेंस है, आप दुनिया भर में कहीं भी रिश्वत नहीं दे सकते हो। और कहा यह जा रहा है, एलिगेशन यह है कोर्ट में कि 2020 और 2024 के बीच में रजत गुप्ता, सिरिल कबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा एंड रूपेश अग्रवाल, इन्होंने कंस्पिरेसी किया टू ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स, जिससे वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ में आए। और इन्होंने इंटरमीडिएटरीज का इस्तेमाल किया, शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया ये करप्ट पेमेंट देने में। और ये करप्ट पेमेंट का पैसा कहां से आया? अमेरिका से आया। इसका एविडेंस कोर्ट में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, जहां ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि कैसे ये स्टेट लेवल ऑफिशियल्स को मोटिवेट किया जाए कि भैया ये पावर खरीदे, सोलर पावर खरीदे, और जिससे इनका कॉन्ट्रैक्ट बच जाए। मीटिंग्स कैसे हुई हैं, ये फॉरेन ऑफिशियल से भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहां कहां कैसे मिले, और ब्राइबरी की क्या बात हुई, निगोशिएशंस क्या हुए, इसके डिटेल्स भी कोर्ट को दिए गए। उसके बाद पेमेंट्स को कैसे कोडेड लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन कैसे कब होगा, ये सारे डिटेल्स कोर्ट्स को दिए गए। काउंट नंबर 2, सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड कंस्पिरेसी। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ अब एलिगेशन है कि उन्होंने कंस्पिरेसी किया है कि इन्वेस्टर्स को वो डिफ्रॉड करें बॉन्ड्स इशू करके। और वो जो बॉन्ड्स हैं वो मैनिपुलेटेड एंड मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ अमेरिका में बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। इसी बात पर अभी आज के डेट पर अभी अडानी ने एक और $600 मिलियन का बॉन्ड कैंसिल कर दिया जब ये रेवलेशन सामने आए। लेकिन कोर्ट में यह बोला गया है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस पे थे, मटेरियल फैक्ट्स बताए नहीं गए थे, फॉल्सिफाइंग कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, ये पैसा कैसे इस्तेमाल होगा यूएस इन्वेस्टर्स को बताया नहीं गया था, और मिसलीडिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये सारी चीजें अमेरिकन लॉ के अनुसार काफी सीरियस मामला माना जाता है कि बॉन्ड्स के प्रोसीड्स के साथ आप क्या करोगे, इस पैसे के साथ क्या करोगे, वो डिस्क्लोजर नहीं किया गया था। और इस पर हम आते हैं काउंट नंबर 3, वायर फ्रॉड कंस्पिरेसी। फॉल्स प्रोमिसेस, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन करके आपने लोन्स उठाए हैं, इन्वेस्टमेंट उठाए हैं लेंडर्स और इन्वेस्टर से। प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि ये सारी चीजें डिजाइन थी कि स्टेक होल्डर्स को बताया मत जाए कि भैया रिस्क क्या है, पैसे कहां स्टैब्लिश हो रहे हैं, और आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो। और 2021 में भी गौतम अडानी ने एक बॉन्ड ऑफर किया था, और इसके लिए गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन सिक्योरिटीज फ्रॉड 2021 के बॉन्ड ऑफरिंग के केस में भी इनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को दिखाया कि कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसको डिसेप्टिव टैक्टिक कहते हैं, ओमिटिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिटेल्स कहते हैं। बाय द वे, हिंडनबर्ग ने भी यह एलिगेशन दिया था कि शेयर्स भी अडानी के इन्फ्लेटेड होते हैं, तो यही इन्फ्लेटेड पॉलिसी बॉन्ड्स के लिए भी इस्तेमाल की जा रही थी। एंड फाइनली काउंट नंबर 5, कंस्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस। सिरिल कबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, इनको चार्ज किया गया है कि जब ये सारी चीजें फिर बाहर आई, जब इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया, इन्होंने यूएस गवर्नमेंट से झूठ बोला, इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो एविडेंस था वो विथहोल्ड करने की कोशिश की, फॉल्स स्टेटमेंट दिया। यह भी अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में काफी सीरियस क्राइम माना जाता है। और इस सब के लिए जो कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन है, जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है, काफी ठोस है। सेलफोन फिजिकल एविडेंस है, एक्सटेंसिव फोटोग्राफ्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स थे जहां समरी ऑफ द ब्राइब अमाउंट लिखे हुए हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल एनालिसिस, किसको कितना पैसा दिया गया है, ब्राइब को कैसे कंसील किया गया है, और कोड नेम्स क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं इस कम्युनिकेशन में। डिफेंडेंट्स गौतम अडानी को एसएजी, मिस्टर ए, न्यूमेरो उनो, द बिग मैन बोलकर भी कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो काफी संगीन आरोप है, इस पर कोई डाउट या इस पर कोई डिबेट नहीं है। तो इंडिया में जाहिर है कि फॉलआउट इमीडिएट था, काफी मैसिव तरीके से अब लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह इंपैक्ट इमीडिएट था, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले यह इंपैक्ट देखा गया। सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स अभी लोअर सर्किट को हिट कर रहे हैं, उसके आसपास हैं, और अडानी ग्रीन ने भी अपना $600 मिलियन का बॉन्ड ऑफरिंग अभी कैंसिल कर दिया। ये सारे खुलासे होने के बाद अडानी अभी भी कह रहा है ये सारे जो एलिगेशंस हैं वो बेबुनियाद है, वी आर इनोसेंट टिल वी आर प्रूवन गिल्टी। हम ये सारे जो एलिगेशंस
है वो हम कोर्ट में बिल्कुल लड़ेंगे, और लड़ने की स्ट्रैटेजी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल जो वॉरफेयर है वो शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेलते हुए राहुल गांधी ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बोल दिया कि उनको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इंसान गौतम अडानी अभी फ्री कैसे घूम रहा है हमारे देश में, और ये कि नरेंद्र मोदी आज के डेट में अगर चाहे भी तो इस इंसान के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं अडानी से। उधर बीजेपी आईटी सेल ने भी काउंटर वार शुरू कर दिया है, डिफेंस में आ गए हैं अडानी के लिए। ये डिफेंस लेके कि नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस कह रही है ठीक है, अगर नॉन बीजेपी स्टेट इन्वॉल्व है, अगर तेलंगाना भी इन्वॉल्व है, अगर कर्नाटका भी इन्वॉल्व है, तो ठीक है, आप पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, जो जो है उनको पनिश करो। जेपीसी की मांग कांग्रेस फिर से करने लगी। अब बात यह है कि हम इस पर तू मैं कर लें और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर लें और एक दूसरे के सुप्रीम लीडर की वर्शिपिंग कर लें, बात तो यह है कि हमारे देश और हमारी जुडिशरी पर तो एक लालछन लगता है। क्योंकि आप सोच के देखो, अडानी को चार्ज किया गया है ब्राइबिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऐसा तो नहीं है कि अडानी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को ब्राइब किया है, ब्राइबिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हां, पैसा अमेरिका का वहां लगा है वो दूसरी बात है, लेकिन इंडियन जुडिशियल सिस्टम को इसमें आज तक कुछ गलत नहीं दिखा है। अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इंडिया में ब्राइबरी को लेकर केस लड़ रहा है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट को कोई चीज गलत नहीं दिख रहा है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज एब्सोल्युटली ओके। जब सवाल उठा भी, जब हिंडनबर्ग के बाद सवाल उठा था, तब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, देयर इज नथिंग टू लुक इनटू इट, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जेपीसी की जरूरत नहीं है। तो ये एम्बैरेसमेंट हमारे लिए है, और सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े जयचंद हमारे देश में वो हैं जो चाहते ही नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। क्या प्रॉब्लम है? अगर अडानी इतना ही साफ है तो जेपीसी होने दो, लेट देयर बी क्लैरिटी। ये जो बार बार एलिगेशन आते रहते हैं, हर दूसरे दिन एलिगेशन आते रहते हैं, और फिर हाई तौबा मच जाती है कि भैया देश और दुनिया को हमसे ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए ये सारी चीजें जॉर्ज सोरोस करा रहा है। अभी सोरोस पर आते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या अब जेपीसी का जो डिमांड है ऑपोजिशन का वो हो पाएगा, या फिर से इसको भी कारपेट के अंदर डाल दिया जाएगा, कल एक और स्कैम सामने आएगा। याद रखिए, ये सारी चीजें नहीं होती अगर 2 साल पहले हम जो हिंडनबर्ग एलिगेशंस थे उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते। लेकिन 2 साल पहले जब हिंडनबर्ग एलिगेशन आया, तब अडानी के लोग इंडियन फ्लैग के सामने खड़े होकर बोलने लगे कि ये देश के खिलाफ आक्रमण है। सबसे पहले अडानी देश नहीं है, अडानी इंडिया नहीं है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और हमारे यहां बहुत और भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना। इन्फोसिस तो पूरी दुनिया पर एक टाइम पर आईटी में राज कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ तो हमने ऐसा कभी एलिगेशन नहीं सुना। ऐसा क्यों होता है कि हर दूसरे दिन ये एलिगेशंस आती हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ ही? याद रखिए, तब 2 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था अडानी ग्रुप इज पुलिंग ऑफ द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, अकाउंटिंग फ्रॉड, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स हेवंस, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि पापा का आशीर्वाद था ऊपर से। उस समय $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर मनी गायब हो गया, लेकिन अडानी बाउंस बैक कर गए, क्योंकि कोई चीज गलत तो थी ही नहीं। और हमने तब भी बोला था कि जब तक सुप्रीम लीडर का साथ है तब तक कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हमने तब भी जब अपने अडानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स निकाले थे हिंडनबर्ग एलिगेशन के बाद, तो हमने कहा था कि आंकड़े हिंडनबर्ग के भले ही सही हो, लेकिन हिंडनबर्ग एक बात भूल जाता है कि एक कैलकुलेशन, एक ब्लेसिंग, एक ऊपर से जो हाथ है वो उन्होंने अपने शॉर्ट कैलकुलेशन में नहीं लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो यूएस इंडाइटमेंट है ये साफ साफ ये भी बोल रहा है अपने रिपोर्ट में, इस इंडाइटमेंट रिपोर्ट में, नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा अगर आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ना है, कि अडानी ने इन्वेस्टर से तो झूठ बोला ही बोला, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्टेड एंटिटी है बीएसई एनएसई, वहां भी इंडियन इन्वेस्टर्स को डूप किया गया है। अब सवाल यहां भी आता है कि अगर अडानी ने इंडियन इन्वेस्टर्स को झूठ बोला है, इंडियन स्टॉक मार्केट को झूठ बोला है, ये इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा था उसकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो इसमें सेबी क्या कर रहा है, सेबी की चीफ क्या कर रही है? क्योंकि माधवी बुच का एक और एग्जाम्पल है कि सारी चीजें सामने होने के बाद भी धृतराष्ट्र की तरह नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्या अब माधवी बुच को आंसर देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो हो रही थी, सेबी ने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, सेबी चुप क्यों बैठी हुई थी, क्या वो इन्वॉल्व है? याद रखिए, हिंडनबर्ग ने माधवी बुच के अगेंस्ट भी काफी डिस्टर्बिंग एलिगेशंस रिवील किए थे, उनको भी हमने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो आज जो हमारे देश की छीछा लेदर हो रही है, देश की इमेज की छीछा लेदर हो रही है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बातचीत हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने 2 साल में अपना घर साफ नहीं किया और अब पूरे मोहल्ले और दुनिया में हमारी बात हो रही है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अडानी का हैप्पी बर्थडे खत्म, टाटा गुड बाय होने वाला है। अडानी इज गॉट 9 लाइव्स, अडानी इज गॉट फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। हम ये बात कंटिन्यूअसली मेंटेन करते आए हैं कि फैक्ट्स और तथ्य एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, और हमारे देश में दोस्ती ही कहां तक जाती है आप भी जानते हो। लेकिन यह बात भी मेंशन करना जरूरी है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर था, उसने अपने प्रॉफिट के लिए यह सारी चीजें रिवील की थी। दिस इज टफर, यह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इसमें तथ्य, इसमें फैक्ट्स के ऊपर एक केस दर्ज किया गया है, मनी दैट वाज रेज्ड इन अमेरिका, जिसका गलत उपयोग हुआ है। तो क्लियरली अभी एक ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर इंटरनेशनली फंड्स उठाना होगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नाउ दिस इज अ केस दैट इज ओपन इन अ यूएस कोर्ट। लेकिन अडानी ने तो प्रॉब्लम्स पहले भी देखी हैं, सालों से देखी है। अगर आप देखें कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स अडानी ने ओवरकम किए हैं, तो ये भी ओवरकम हो सकता है। कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, यांगोन पोर्ट ले लीजिए आप म्यांमार में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देखिए कितने लोगों ने कहा था खत्म टाटा गुड बाय, या सीसीआरपी का मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ले लीजिए, या धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर देखिए कितना कुछ हुआ बखेड़ा, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा पाया है। और अब ये यूएस में इंडाइटमेंट सबसे सीरियस है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी देखिए कि किस तरीके से डिफेंस माउंट हो रहा है इंडिया में और इंटरनेशनली। दो तरीके से यूएस और इंडिया के डिफेंस की बात कर लेते हैं। इंडिया में ऑलरेडी डिफेंस शुरू हो चुका है। सबसे पहले लीडिंग द फ्रंट इज द आईटी सेल, आईटी योद्धा शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले उनका डिफेंस ये है कि कांग्रेस ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, बेसिकली ये लॉजिक है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, उड़ीसा में बीजेडी नवीन पटनायक, तमिलनाडु में डीएमके एमके स्टालिन, आंध्र में वाईएसआरसीपी वाईएस जगन, इन लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बेसिकली कहने का यह मतलब है। इसके लिए कांग्रेस कह रही है कि देखो आप जेपीसी करो, जो भी गिल्टी होगा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो एक तो ये प्लान है कि भैया देखो इसको डिफेक्ट कर दो कि दूसरों ने भी किया था तो ये ठीक है, दूसरे पाप करें तो हम भी पाप करें, पार्टी विद अ डिफरेंस। दूसरा प्लान सोरोस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ये सारा काम सोरोस करा रहे हैं। इसके बारे में भी आईटी सेल ने बात करना शुरू कर दिया है। अटैक ऑन इंडिया, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि ये दुनिया ईर्ष्या से ये सारी अटैक कर रही है, हमारे ग्रोथ स्टोरी से डर के, अडानी से डर के, ये वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ अटैक हो रहा है। और ऑफकोर्स मीडिया में क्या नैरेटिव चलेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या नैरेटिव चलेगा, ये तो आपको दिख ही गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जो ये सारी तो यूजुअल चीजें हैं जो आपको इंडिया में दिखेंगी, जो हिंडनबर्ग के बाद भी दिखी थी। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है अडानी का यूएस में किस तरीके से डिफेंस होगा। ये देखिए अडानी का ट्वीट। ये अडानी का जो ट्वीट है काफी इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट करते हुए और ये बोलते हुए कि भैया डोनाल्ड जी आप आ गए, बढ़िया है, हमारी जो पार्टनरशिप है इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप अब और डीपन होगी। अडानी ग्रुप कमिट करती है कि ग्लोबल एक्सपर्टीज को यूएस लाएगी, $10 बिलियन यूएस एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, 15,000 जॉब्स हम जनरेट करेंगे अमेरिका में। अब बात समझ में आ रही है कि ये जो ट्वीट किया वो उस समय किया जब अडानी को अच्छी तरीके से मालूम था कि डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसीलिए ट्रंप अब बनते हैं अडानी के बेस्ट बेट। समझाता हूं कैसे। जो हमने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की बात की थी, 1977 बनी थी। मैंने अगर आप अमेरिका में हो, आप कहीं ब्राइब नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपके खिलाफ अमेरिका में केस किया जाएगा। बेसिकली एक्ट यही कहता है। इसको 1977 में बनाया गया था, लेकिन इनफोर्स रिसेंट डेकेड्स में ही किया गया है, हाल ही में किया गया है। डोनाल्ड जे ट्रंप का यह कहना है कि यह लॉ थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि सारा भार ये यूएस कंपनीज पे लगा देता है। सोचिए यूएस कंपनी है, बड़ी सी कंपनी, उसकी किसी सब्सिडरी में किसी बंदे ने कहीं ब्राइब दे दिया, तो सारा जो भार आएगा वो कंपनी पे आएगा अमेरिका में। ये अनफेयर है, ये अमेरिका को डिसएडवांटेज पे डाल देता है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत जगह ब्राइबरी चलती है। इसके एक और क्रिटिक भी थे, जे क्लिंटन, जिन्हें ट्रंप अब यूएस अटॉर्नी फॉर साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बना रहे हैं। मिस्टर क्लिंटन ने भी आर्ग्यू किया था 2011 में अपने एक पेपर में कि यह एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एक डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन लगाता है, यूएस कंपनीज को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डिसएडवांटेज पे डालता है। और याद रखिए ट्रंप तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई के साथ ऐसे में भी लॉगर हेड्स पर है, जंग छेड़कर रखी है। वो चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को ट्रंप ज्यादा कंट्रोल करे। अब अगर आने वाले महीनों में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई के बीच में और ट्रंप के बीच में जंग छिड़ जाती है, तो हो सकता है ये सारा जो प्रोसेस है अडानी के खिलाफ वो थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन डिले होगा, बंद होना इतना आसान नहीं है। अब ये केस ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, बंद होना इतना आसान नहीं है। डिले कुड बी दी ओनली वे, जब तक ना पॉपा कुछ और करके बचाते हैं। और अडानी के जो अच्छे दिन हैं, कहीं ना कहीं वहां भी एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर ये एक प्रॉब्लम होता, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट होता, एक कार्माइकल प्रोजेक्ट होता, एक यांगोन प्रोजेक्ट होता, तब भी समझ में आता।
अगर आप देखें हेडलाइंस ऑफ लेट, हर दूसरे दिन अडानी के लिए एक एक प्रॉब्लम बन रही है। बांग्लादेश में हाई कोर्ट अब ऑर्डर कर रही है, हाई लेवल प्रोब करिए। ये जो पावर डील किया है, इतने हाई लेवल पर ये जो पैसे वाला पावर डील किया है बांग्लादेश के साथ पावर सप्लाई के लिए, इसकी जांच की जाए। केनिया में उधर अभी हाल ही में कोर्ट ने $736 मिलियन का प्रोजेक्ट अडानी पावर लाइन डील उसको सस्पेंड कर दिया है। अडानी केनिया में मेन एयरपोर्ट को भी कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे थे, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होने लगा। और इधर दिसनायके गवर्नमेंट श्रीलंका में बार बार कह रही है, कंसर्न्स रेज कर रही है, $440 मिलियन विंड पावर प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में सेटअप होने वाला था, उसकी कैबिनेट रिव्यू की बात चलती रहती है। तो इंडिया में तो अडानी अनक्वेश्चन्ड है, उन पर सवाल करना एंटी नेशनल बन जाना या उन पर सवाल करना आपके करियर के लिए खतरनाक बन सकता है, चैनल पूरे बिक सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज इंटरनेशनल लेवल पर हम करने लगे तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनने लगेगा। और इसीलिए आप देख रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर अडानी के खिलाफ इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ यूएस की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि इतने केसेस क्यों हो रहे हैं? क्या अडानी ही इंडिया है या इंडिया ही अडानी है? इंडिया में तो अंबानी भी है, टाटा भी है, बिरला भी है, इंफोसिस भी है, लेकिन इतने सारे अटैक आपने एक ग्रुप के खिलाफ कभी देखे हैं? क्या सारी जेलसी एक ग्रुप के खिलाफ ही निकाली जा रही है या यहां कुछ दाल में काला है? तो आपको क्या लगता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। ये सारी चीजें आप किसको मानो, किसको ना मानो, किसको पूजो, सिंपल सा सवाल यह है कि इतने एलिगेशन होने के बाद, इतना इंटरनेशनल अपमान होने के बाद देश का, क्या एक सिंपल जेपीसी का डिमांड अनफेयर है? एक जेपीसी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।